शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में प्रगति रुक गई, प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई, और संपत्ति के अभाव में हम सब शूद्र SC ST OBC अल्पसंख्यक मजलूम सब लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। क्यों? कि महात्मा ज्योतिराव फूले कहा करते थे कि सारे जीवन में जितनी बीमारियां हैं, बीमारियों की जड़ जो है वो हमारी अज्ञानता और अशिक्षा है। उपरोक्त उक्ति कहने वाले महामानव की आज हम 11 अप्रैल 1827 को जीवन में महाराष्ट्र के पुणे जिले में पैदा हुए इस महामानव की जयंती पर आज हम संपूर्ण भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हम ससम्मान उनकी जयंती पर सबको हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। साथियों, जयंती कैसे लोगों की मनाई जाती है? जयंती ऐसे वीर पुरुषों की मनाई जाती है जो दुनिया में या देश में कोई न कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा का कार्य करके जाते जिसपे दुनिया को नाज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हीं में से एक थे महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनके आगे समाज सुधारकों की लिस्ट में इतना बड़ा नाम था कि इनके आगे दुनिया को मजबूर होकर झुकना पड़ा। साथियों, इनके जीवन की सारी बातें बताएं तो पिता का नाम गोविंदराव फूले, माता का नाम चिमनीबाई था, और इनकी शादी महिला बहुत बड़ी अध्यापका बनती है। और साथ ही इनके जीवन के ऐसे दो ऐसी जीवन की घटनाएं हैं जो हमें कहने के लिए विवश कर देते हैं। जब ये पढ़ लिख करके बड़े हुए तो इनके एक मित्र ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर पर इनको जाने का जब अवसर मिला, और अवसर वो इसलिए मिला था, उन्हें पंडित जी की बेटी की शादी थी। उस बेटी में सभी जगह से समूचे ब्राह्मण समाज के लोग आमंत्रित थे और भी समाज के लोग आमंत्रित थे, लेकिन पंडित जी की महात्मा ज्योतिराव फूले से गहरी मित्रता होने के कारण सारी शादी की जिम्मेदारियां इन्हीं को सौंप दी गई थी। जिम्मेदारियों पर निर्भर करते हुए बरोठी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय ये खड़े हुए थे। वहां पर जब ब्राह्मणों ने देखा तो अबाक रह गए और एकदम सुर मचा करके कहने लगे कि हम लोगों के उच्च कुल में ये निम्न जाति का शूद्र कहां से आ गया जो है। इस बात को सुनकर के परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव फूले को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो वहां से गायब होकर के शर्म के कारण वहां पर अपना मुंह नहीं दिखा पाए और वहां पर चले जाते हैं। अंत में चिंतन मंथन करते हुए पूछते हैं कि आज मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो है जातिवाद, और जातिवाद की जड़ में है असमानता, असमानता की जड़ में है अज्ञानता, और जब तक इनको हमें दूर नहीं कर लेंगे और दूर करने का कोई संसाधन है तो वो है शिक्षा। तो इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अंततः ये मुकदमा कोर्ट कचहरी तक पहुंचा तो महात्मा ज्योतिराव फूले को विजयश्री हासिल हुई। कोर्ट ने भी ज्योतिराव फूले के पक्ष में फैसला सुनाया। जीवन की दूसरी घटना यह थी कि आप अपने एक मित्र के घर जाते हैं तो उनकी एक विधवा बेटी जो ब्राह्मण कुल वंश की थी, सफेद साड़ी पहने हुए सर उठाए बैठी हुई थी। आपने तुरंत पूछा, भाई साहब ये कौन बैठा हुआ है? तो विप्र महोदय ने उत्तर दिया, भाई साहब ये हमारी बेटी है, विधवा हो चुकी है और अब ये इस तरह के कपड़े पहनेगी, सर उठा करके बैठी रहेगी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा कि क्या अब ये दोबारा उसका पुनर्विवाह हो सकता है? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं हो सकता है। इन्होंने तर्क दिया, क्यों नहीं हो सकता है? इसका हस्बैंड अपनी बीमारी से, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने कारण, अपनी घटना से मर गया, इस बेचारी में इसका क्या दोष था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोष इसका पूरा है क्योंकि जोड़े परमात्मा बना के भेजता है। तो इन्होंने तुरंत तर्क दिया कि जोड़े कभी परमात्मा नहीं बना के भेजता, जोड़े बनाना समाज की व्यवस्था है और सामाजिक समझौते के तहत जोड़े बनते हैं। जब 6-7 बिंदुओं पर समझौता हो जाता है, विवाह हो जाता है, इसलिए भ्रम अपने दिमाग से निकालिए कि परमात्मा जोड़े बना करके नहीं भेजता। आप तो जोड़े एक सामाजिक समझौता के तहत सामाजिक लोग ही बनाते हैं, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसकी पुनर्विवाह करके और इसे समाज का असली हक मिलना चाहिए जिससे ये भी अपने जीवन को काट सके। इन दो घटनाओं में परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव फूले को बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ा। पंडित जी आग बबूला होगा और कहने लगे कि आप हमारे मित्र हो पड़े, नहीं तो मैं आज ही आपका समाज से बहिष्कार कर देता, आपका विरोध करता। साथियों, ऐसे थे परम पूज्य ज्योतिराव फूले। उन्होंने अपने जीवन में तमाम ऐसे समाज के लिए कार्य किए जिनमें महत्वपूर्ण कार्य थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इन्होंने गुलामगिरी जो किताब लिखी है उस किताब में शोषित, वंचित, उपेक्षित, मजलूम और जात के कारण जिनको समाज में नीचा देखा जाता है उनको ऊंचा दर्जा और समाज में समानता लाने के लिए उन्होंने किताब पब्लिश कराई और किताब के द्वारा समूचे भारतवर्ष में संदेश दिया
कि दुनिया में कोई मानव छोटा बड़ा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा होता है, कर्मों से बड़ा होता है। साथ ही इन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। जिस समाज में नारायण मेघाजी एक बहुत बड़े समाज सुधारक पैदा हुए, नारायण मेघाजी, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजी सरकार के गवर्नरों से कहकर के इतवार की छुट्टी कराई, और इतवार की छुट्टी कराने के लिए उन्हें कम से कम 1881 से लेकर के और 1889 तक ये आंदोलन झेलना पड़ा। आखिर अंग्रेजों को इनकी जिद के आगे, आंदोलन के आगे झुक जाना पड़ा, और आज तक उन्हीं का नाम जो है लिया जाना चाहिए। तमाम लोगों को पता नहीं होता कि इतवार की छुट्टी किसने कराई। तो इतवार की छुट्टी कराने वाला वो व्यक्ति नारायण मेघाजी लोंखड़े, इन्होंने इतवार की छुट्टी कराई थी, और वो भी इसलिए कि सामाजिक कार्य आज आपको इतवार के दिन करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं करता, सब अपने शौक मौज में अपनी शौक मौज मस्ती मनाते। तो अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं कि इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले की पत्नी थी, जिनका नाम था सावित्री बाई फूले। सबसे पहले भारतवर्ष में महिला को अलग जगाने वाली वो एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की महिला थी, जिन्होंने समाज की सभी बुराइयों को झेलते हुए, और बीबी फातिमा नाम की एक मुस्लिम महिला, जिसने फ्री में अपनी कोठी किराए पर दे दी थी, जिससे स्त्री शिक्षा का विद्यालय खोला जाए। तो सबसे पहले पूना में जब स्त्री शिक्षा का विद्यालय खोला गया, तो मनवादियों ने बहुत पुरजोर से इस विद्यालय का विरोध किया कि समाज में अनर्थ हो जाएगा, धर्म खतरे में फंस जाएगा। बस विचार कीजिए, एक महिला ने विद्यालय खोल दिया तो धर्म खतरे में फंस गया। ये थी गंदी मानसिकता मनवादियों की विद्यालय शिक्षा के प्रति। उस महिला ने जब विद्यालय खोला तो विरोध होने लगा। महिला रास्ते में जाती थी, मनवादी लोग मिट्टी डाल देते थे, विद्यालय का विरोध करने वाले लोग मिट्टी कूड़ा करके फेंकते थे। लेकिन ये महिला सब कुछ झेलते हुए एक दिन ऐसा आया कि बीबी फातिमा और सावित्री बाई फूले दोनों ने मिलकर के इस विद्यालय को चलाया, और चला करके वो विद्यालय इतना आगे गया। शुरुआत के दिनों में केवल 2 ही लोग थे, पति और पत्नी, टीचर भी थे और विद्यार्थी भी थे। आज देश आजाद हुए कम से कम 75 सालें हो चुकी हैं। पता करना हो तो पता कर लेना। आज पूना विश्वविद्यालय में भाई सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय बना हुआ है। तो भारतवर्ष में महिला और स्त्री शिक्षा के लिए अलग जगाने वाली वो पहली महिला थी, इसका नाम सावित्री बाई फूले था। दोनों ही दंपति सावित्री बाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, और उनके साथ में जो सहयोग के लिए नाम जुड़ा हुआ है, उस महिला का नाम था मुस्लिम समाज की महिला बीबी फातिमा। तो तीनों लोगों का नाम आज शिक्षा के अलग के लिए भारतवर्ष में सम्मान लिया जाता है। हम समूचे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये कहना चाहते हैं, हमारा निवेदन है, हमारी हैसियत मत पूछो, अगर हैसियत पूछना चाहते हो तो हमारा संक्षेप में परिचय है कि मैं प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर काशीराम साहब हूँ, जो शोषित, वंचित, उपेक्षित मजलूमों की आवाज उठाने के लिए हम समाज में निकल पड़े। और पार्टी का दिन प्रतिदिन डेली प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी हमारे बंधुओं से, सजाती बंधुओं से, SC ST OBC, शोषित, वंचित, उपेक्षित मजलूम आदि अल्पसंख्यकों से अनुरोध है कि धर्म और इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए आपको राजनीति में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला कोई है तो वो राजनीति है, राजनीतिक पार्टियां हैं। इसलिए प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी से जुड़ करके हमें अनुग्रहित करें और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं। निश्चय ही मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके हक और अधिकारों की असली लड़ाई लड़ने वाला समाज में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका नाम प्रोफेसर काशीराम साहब है, और वो इस लड़ाई को पूरी लड़के ही मानेंगे और आपके हक और अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय, रोजगार, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान आदि आदि की लड़ाई लड़ते हुए हम आपको उस मकाम तक अवश्य पहुंचा के रहेंगे। ये मेरा संकल्प भी है, ये मेरा वायदा भी है। इन्हीं बातों के साथ मैं समूचे भारतवासियों को महात्मा ज्योतिराव जयंती के अवसर पर मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूं। और ये खिलता हुआ सितारा जो है, खिलता हुआ सितारा 28 नवंबर 1890 को दुनिया से विदा हो जाता है। तो आज मैं इनके जीवन को जयंती, और आज इनके जीवन को जयंती, जन्म को जयंती, मृत्यु को दीपावली और जन्म को जयंती के रूप में मनाते हुए सभी देशवासियों से हम अनुरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।